हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चालकता एवं मोलर चालकता में सांद्रता के साथ परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन। तो सांद्रता, पहली चीज की सांद्रता जो है वह कंडक्टिविटी को डायरेक्टली प्रभावित करने की क्रिया करती है। यानी कि अगर किसी भी दिए गए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को आपको जो है वेरी करना है, परिवर्तित करना है, तो उसके कंसंट्रेशन में या सांद्रता में या दूसरे शब्दों में डाइल्यूशन में अगर जो है परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी चालकता या कंडक्टिविटी जो होती है वह चेंज हो जाती है। और अब यहाँ पे बात यह स्पष्ट होती है कि सांद्रता जो है, सांद्रता परिवर्तन के साथ कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी जो है दोनों के दोनों चेंज होती है। अगर सांद्रता को घटाया जाए तो सांद्रता घटाने के साथ कंडक्टिविटी या चालकता या कप्पा में कमी आती है। अब इस चीज को आप एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं कि जैसे हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन को जल में घोल दिया। जब जल में हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को घोल दिया तो हमने देखा कि इस दिए गए पात्र या बर्तन में प्लस आयनों की संख्या अगर 4 और माइनस आयनों की संख्या जो है वह 4 है। तो इस प्रकार से टोटल आयंस कितने उपस्थित हो जाते हैं? टोटल आयंस जो है उपस्थित हो जाते हैं 8। तो 1 लीटर में आपके आयंस की संख्या जो है वह कितनी होती है? 8। अब अगर इसी को हम क्या कर दें, सांद्रता को घटाएं, कहने का मतलब कि दिए गए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हम क्या करें कि डाइल्यूट करें। तो डाइल्यूशन की कंडीशन में हम अगर इसके वॉल्यूम को चेंज करके कितना करते हैं, 2 लीटर्स कर दें, तब भी आयनों की संख्या कितनी रहेगी? ऑलरेडी 8 ही रहेगी। लेकिन अब चूंकि हमने आपको बताया कि जब हमें क्या करना होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन के जो है अगर हम उसकी चालकता को ज्ञात करना होता है तो उसे व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाने की क्रिया करते हैं। तो ऐसे में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में इसे सेटअप करना है तो सेटअप करने के लिए जिस पात्र में इसको रखा जाएगा उसमें 1 लीटर ही मैक्सिमम डाला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि 2 लीटर में अगर 8 आयंस होते हैं तो 1 लीटर में कितने आयंस बचेंगे? 4 आयंस। तो जब अब चूंकि आप जानते हैं कि जो ये कंडक्टिविटी या चालकता है यह किस पे डिपेंड कर रही है? यह डिपेंड कर रही है आयंस के नंबर पर, यानी कि आयन की कितनी संख्या है उसी के अनुसार उसकी आपकी जो है चालकता जो है वह बढ़ती या घटती है। तो इस प्रकार से 1 लीटर में चूंकि 4 आयंस बच गए तो इसलिए क्या हो जाएगा कि चालकता जो है वह घट जाएगी। यानी सांद्रता घटने के साथ चालकता में क्या होती है? कमी आती है। इसी प्रकार से अगर हम अब मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता की बात करें तो मोलर चालकता में आपका क्या होता है कि मोलर चालकता में सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कुल आयतन बढ़ जाता है। अब कैसे कुल आयतन बढ़ जाने से हमारा तात्पर्य क्या है कि जब आपके जो है ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपने पढ़ा है कि लैम्डा यम इक्वल टू कप्पा अपान सी के, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू आपका हो गया कप्पा या कंडक्टिविटी अपान जो है कंसंट्रेशन या सांद्रता के। तो सांद्रता सी बराबर आपका मोल अपान वॉल्यूम होता है। तो अगर सी की जगह हम मान लें कि सी जो है या सांद्रता जो है वह 1 मोल है, तो और आयतन जो है वह आपका क्या है कि एक किसी आयतन में, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? लैम्डा, अब मान लिया गया कि आपके क्या हो गए कि लैम्डा नॉट यम इक्वल टू आपका कप्पा अपान सी के, अगर सी बराबर या सांद्रता बराबर मोल अपान आयतन के या वॉल्यूम के, तो यदि सी बराबर 1
तो आपका क्या हो जाएगा, C के स्थान पे आपके जो है, और वॉल्यूम तो ऑलरेडी जितना भी रहे, तो अब वॉल्यूम में आपके क्या हो गए कि लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपान 1/v के, तो v जो है वह आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 1 जो है नीचे बचा रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू आपका कप्पा इंटू वॉल्यूम के। यानी कि कहने का सेंस यह है कि अब चूंकि यह दोनों का गुणनफल जो है वह लैम्डा एम या मोलर कंडक्टिविटी के बराबर है, तो जैसे जैसे हम आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता जो है वह लगातार बढ़ती चली जाती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या लगातार किसी भी विलयन के या इलेक्ट्रोलाइट्स विलयन के मोलर आयतन को अगर हम बढ़ाने की क्रिया करें तो क्या उसकी मोलर चालकता जो है वह लगातार बढ़ती जाएगी? तो मोलर चालकता जो है वह लगातार बढ़ती नहीं जाएगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब हम वॉल्यूम को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उसकी मोलर चालकता जो है वह जा करके आपके क्या होगा, सांद्रता जो है वह एक जगह पे स्थिर हो जाएगी, उस स्थान पर मोलर चालकता निश्चित हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है, ऐसा भी नहीं है कि सांद्रता लगातार घटती रहे। एक ऐसी स्थिति आएगी कि अधिकतम तन्यता होगी या सांद्रता लगभग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मतलब कि कंसंट्रेशन जो है अप्रॉक्स 0 के नियर अबाउट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके क्या होते हैं कि वहां पर जब हम मोलर चालकता की बात करते हैं तो वह मोलर चालकता ना होकर के वह आपकी क्या हो जाती है, सीमांत मोलर चालकता हो जाती है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है हम वॉल्यूम जो है इतना मैक्सिमम कर दें कि उस समय जो कंसंट्रेशन है वह 0 के नियर अबाउट हो जाए, अदरवाइज वह जो है इतना अधिक हो जाए कि उससे अधिक उस विलयन को डाइल्यूट ना किया जा सके, तो उस समय मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं कि इस प्रकार से मिल जाता है कि इस समय मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता लैम्डा नॉट एम के बराबर हो जाती है या कहलाती है। अब आगे है कि प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्य, यानी कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स और आपके जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यह अलग अलग होती है। यानी कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है यह जो है आपके स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स या जो है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब के लिए क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। तो जो ये अलग अलग पाई जाती है तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा कि हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और साथ साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसको हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है प्रबल वैद्युत अपघट्य या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम देखेंगे। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका क्या हो जाता है कि एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। इसमें आपका क्या है कि आपने देखा कि जैसे जैसे अब मान लो कि यहाँ पे आपका क्या है कि हम सांद्रता को या कंसंट्रेशन को √c से और साथ साथ जो है आपकी मोलर चालकता को जो है लैम्डा एम से शो कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि जैसे जैसे सांद्रता को कम करते चले जाएंगे, कंसंट्रेशन को कम करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा कि मोलर चालकता जो है वह बढ़ती चली जाती है। यानी कि सांद्रता कम करने से हमारा तात्पर्य है कि वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि फर्स्ट स्टेज पे आपका क्या था कि सांद्रता जो थी यहाँ थी, फिर धीरे धीरे सांद्रता को हमने क्या किया और कम किया, यानी वॉल्यूम बढ़ाना चालू किया। वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी कंडीशन आई कि आपका क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वह बढ़ करके यहाँ तक हो जाती है।
तो इस प्रकार से आपके, और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पहले भी हमने बताया, मोलर कंडक्टिविटी कब तक बढ़ती है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है, या कहने का मतलब कि जब सांद्रता जो है वह 0 के लगभग ना हो जाए। तो जहां पे 0 के लगभग हो जाती है, मान लो कि यहाँ पे आकर के इसको कट करती है, तो हमने आपको बताया कि जब आपकी सांद्रता जो होती है वह लगभग 0 हो जाती है, उस कंडीशन में हमको एक नई मोलर कंडक्टिविटी मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा नॉट एम से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि या जहां पे जाकर के यह मिलेगी वहां पे आपको क्या मिलेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। अब इसी को मैथमेटिक्स रूल से देखा जाए तो सीधी रेखा का समीकरण जो होता है वह क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या c प्लस एम एक्स। तो y की जगह पे आपका क्या हो गया, लैम्डा m हो गया, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी हो गई, इक्वल टू आपका c की जगह पे आपका क्या हो गया, c की जगह पे लैम्डा नॉट m या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस a इंटू रूट सी। तो माइनस यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि इसकी ढाल या प्रवणता जो है वह क्या है, कम हो रही है। कहने का मतलब कि मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तब भी आप जान लीजिए कि अगर किसी भी x और y, x के अप्रॉक्स जो है कोई भी आपकी रेखा जब खींची जाती है तो x और y पर अगर लगातार बढ़ोतरी हो रही है दोनों पर, तब उस समय वह आपकी जो ढाल होती है वह आपकी क्या होती है, वह पॉजिटिव होती है, यानी प्लस में होती है। अगर एक जो है कम होती है दूसरी बढ़ती है तब वह जो होती है माइनस में होती है। तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सांद्रता जो है जैसे जैसे क्या हो रही है, कम हो रही है, वैसे वैसे आपका प्रवणता या ढाल जो है बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर साइन जो है वह कैसा हो जाएगा, प्लस का ना हो करके माइनस का हो जाएगा। तो C आपका रूट C सांद्रता ही है, या आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, या आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। तो यह A, अब प्रश्न या उत्तर A क्या है, तो ये जो है वह आपका क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार कैसा है। जैसे NaCl जो है वह आपका क्या है, 1,1 टाइप। 1,1 टाइप का मतलब कि एक जो है आपका प्लस है, दूसरे पर भी एक माइनस है। इसी प्रकार से MgCl2 एक पर 2 प्लस है, दूसरे पर 1 माइनस है। एक इसी प्रकार से इस पे 2 पर प्लस है, इस पर भी 2 प्लस है, यानी कि 2,1 टाइप का या 2,2 टाइप के, इस टाइप के जो भी आपके क्या है सांद्रताएं हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये आपका क्या है, ये जो है आपके प्रबल वैद्युत अपघट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। जस्ट इसके विपरीत आपका जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की क्रिया करें तो सबसे पहली चीज कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको बताया गया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम जल में डालें और वह 100% डिसोसिएट यानी कि वियोजित ना हो, उसकी कुछ मात्रा वियोजित हो और मैक्सिमम मात्रा उसकी वियोजित ना हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जबकि आपके जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो 100% डिसोसिएट हो जाए या पूर्ण रूप से जल में डालने पर वह अपने आयंस प्लस और माइनस में टूट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जानते हैं। तो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे यहाँ पे आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, उसके बाद रिवर्सिबल आपका जो है एसीटेट आयन प्लस आपका H प्लस आयन। तो अब सपोज करो कि इसकी सांद्रता जो है वह 1 थी, कब, जब यह डिसोसिएट नहीं हुआ था। तो तब उस समय एसीटेट आयन या H प्लस आयन की सांद्रता जो थी वह कितनी थी, 0 थी। अब मान लो कि अगर अल्फा डिसोसिएशन होता है तो इसकी सांद्रता से अल्फा जो है वह माइनस होता है, तो एसीटेट आयन के अल्फा मोल्स और H प्लस आयन के अल्फा मोल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो आपको कक्षा 11 में बताया गया है कि Ka का मान, यानी कि किसी भी वीक आपके जो है एसिड के लिए जब हम उसके जो है साम्य अवस्था की बात करते हैं तब उस समय क्या होता है कि इनकी सांद्रताओं का
गुणनफल अपान जो है इसकी सांद्रता के। तो क्या मिल गया आपका, इसकी सांद्रता जो है अल्फा और दूसरे की सांद्रता जो है आपका अल्फा, यानी कि एक्टिव मास अल्फा इंटू एक्टिव मास अल्फा अपान जो है विद इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा के। तो अब ऊपर ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर जो है आपके अल्फा अल्फा स्क्वायर हो गए, नीचे आपका क्या बच गया 1 माइनस अल्फा। अब सांद्रता बढ़ने पर, यानी कि अब सांद्रता को अगर बढ़ा दिया जाए, मान लो कि यहाँ पे हम क्या कर दें, सांद्रता को 1 मोल 2 मोल 5 मोल 10 मोल, तो अब मान लो कि यह सांद्रता चाहे जितनी बढ़े, यह कितनी हो जाए C। तो जब C हो जाएगी तो यह भी आपका क्या हो जाएगा कि जब C हो जाएगी तो C हो जाने की कंडीशन में आपके जो है अल्फा स्क्वायर की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपान जो है 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब मान लो कि अल्फा जो है वह अल्फा की वैल्यू जो है वह बहुत ही कम है या मोर लेस देन 1 है, यानी कि 1 से बहुत कम है, तब उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, क्योंकि अल्फा जो है वह 1 से बहुत ही कम है। तो के इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा के ए अपान सी के, या अल्फा बराबर रूट आपका के ए अपान सी के। इस टाइप से हम क्या करेंगे कि इसकी गणना कर लेंगे। अब इसके पश्चात अगर इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा दें, तो आगे बढ़ाने पर हम पाएंगे कि आपका क्या है कि चूंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, अल्फा इक्वल टू आपका मोलर कंडक्टिविटी अपान जो है आपके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, यानी कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, वियोजन की मात्रा होती है, या वियोजन की मात्रा जो है मोलर कंडक्टिविटी और साथ साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक जो है रेशियो या अनुपात या भागफल है। तो चूंकि जब इस टाइप से होता है, तो चूंकि आपने क्या पाया कि के ए इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपान विद इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा, ये हम पीछे अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्फा के मान यहाँ से रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, C अल्फा की जगह पे आपका लैम्डा यम अपान लैम्डा नॉट यम का होल स्क्वायर अपान जो है 1 माइनस फिर अल्फा का मान लैम्डा यम अपान लैम्डा नॉट यम के। तो जब इस मान को हमने रखा तो क्या मिल गया, आपको मिल गया C लैम्डा यम स्क्वायर के, C लैम्डा यम स्क्वायर के अपान जो है आपका क्या हो गया, ये लैम्डा नॉट यम जो है नीचे आ गया, चूंकि यह भी स्क्वायर में है तो स्क्वायर में हो गया, अपान जो है 1 माइनस लैम्डा नॉट यम था, लैम्डा यम अपान लैम्डा नॉट यम था। तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं कि इसको मैथमेटिक्स रूल से जो है हल करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा नॉट यम माइनस लैम्डा यम अपान पूरे का लैम्डा नॉट यम, तो लैम्डा नॉट यम माइनस लैम्डा यम अपान लैम्डा नॉट यम, तो लैम्डा नॉट यम से इसके जो है स्क्वायर को कैंसिल कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपका क्या बच गया, C लैम्डा स्क्वायर यम अपान लैम्डा यम विद इन ब्रैकेट आपका लैम्डा नॉट यम माइनस लैम्डा यम के। तो इस प्रकार से आपके क्या होते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए साम्य स्थिरांक की गणना जो है इस प्रकार से की जाती है, और इसकी सहायता से हम मोलर कंडक्टिविटी और साथ साथ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके पश्चात आपका सबसे मुख्य टॉपिक है कॉलराउस का रूल्स, कॉलराउस का सिद्धांत या नियम। तो कॉलराउस ने क्या किया था, कॉलराउस ने अपने विभिन्न प्रबल वैद्युत अपघट्यों के प्रेक्षण करने पर पाया कि इनकी सीमांत मोलर चालकता का अंतर जो है वह बराबर होता है। कहने का मतलब कि कॉलराउस ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, किस पर, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स पर। जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो इन्होंने पाया
कि जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की आपके जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस होता है वह लगभग आपके क्या होते हैं कि सभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स में लगभग जो है एक दूसरे के बराबर पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे अगर हम ये मान लें कि आपके जो है NaCl और KCl जो है या आपका क्या है एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अगर इसकी हम मोलर जो है आपके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl या बराबर हो सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KBr माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaBr। अदरवाइज आपका हो सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KI माइनस आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaI। कहने का सेंस यह है कि इन्होंने अपने जो है विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन में यह ऑब्जर्व किया कि जितने भी आपके जो हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सीमांत मोलर चालकता होती है इनका मान जो होता है वह लगभग आपके क्या होते हैं कि इनका जो मान होता है वह लगभग बराबर पाया जाता है। इसमें भी देख रहे हैं जैसे ये इसमें भी आपके Cl, इसमें भी Cl, इसमें Br, इसमें Br, इसमें I, इसमें I। तो इस प्रकार से अगर आपके क्या होते हैं कि इनके माइनस पार्ट को अगर हम बराबर रखें तो इनकी जो मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वह लगभग कैसी पाई जाती है, बराबर पाई जाती है। इन प्रेक्षणों के आधार पर कोलराउस ने एक सिद्धांत दिया था जिसे आयनों का स्वतंत्र अभिगमन कहते हैं। यानी कोलराउस के नियम को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है आयनों का स्वतंत्र अभिगमन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसे भी कोलराउस के नियम को इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ जो है, तो अब क्या हो गया कि इनके सिद्धांत को स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत या इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के नाम से जानते हैं। जैसे आपका इनके सिद्धांत को अगर इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयंस प्लस आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयंस का योगफल जो होता है वह आपका क्या हो जाता है, यानी इनके आयंस का योगफल जो होता है वह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के बराबर होता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को दिया था कोलराउस ने, जिसे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस या आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत भी कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे आप समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है आपका कि NaCl, HCl एवं NaAC यानी कि इसको हम क्या कहते हैं सोडियम एसीटेट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्रमशः जो है वह 126.4, 425.9 एवं 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। तो इस आपके जो है एस्टिक एसिड के लिए HAC या एस्टिक एसिड के लिए लैम्डा नॉट m का मान परिकलित कीजिए। तो यानी कि आपको क्या निकालना है? एस्टिक एसिड के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो यहाँ पे आप प्रश्न में देखिए कि NaCl, HCl और Na आपके जो है सोडियम एसीटेट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। तो अगर हम क्या करें कि हमको चाहिए क्या चाहिए, हमको जो है HAC यानी कि आपके जो है एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं कि एस्टिक एसिड प्राप्त करने के लिए अगर जो है हम इनमें जो है आपके HCl आयंस तथा साथ साथ आपके सोडियम आयंस इन सबको हम क्या करें जोड़ दें, या NaCl को जोड़ करके ये घटा दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा HAC। देखो यहाँ पे हल करते समय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HAC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? कोलराउस रूल से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस आपका जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी AC माइनस
इक्वल टू आप क्या हो सकता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस प्लस आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपका AC माइनस एसीटेट आयन प्लस आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na माइनस आपका जो है Na प्लस माइनस आपका जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस, ये आपका प्लस है, माइनस आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, कैंसिल होकर के इस प्रकार से आपको मिल गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl प्लस इसको हम पूर्ण रूप से जब लिखेंगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यम, यानी कि यहाँ से आप यहाँ H प्लस और साथ साथ आपके Cl माइनस, इनको आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaC, यानी कि Na, उसके बाद ये आपका C, तो सोडियम एसीटेट माइनस आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl। तो इस प्रकार से आपको ऑलरेडी ऊपर दिया गया सबके मान, तो यहाँ पे मान को जब रखेंगे 425.9 प्लस आपका जो है 91.9 माइनस 126, तो जब माइनस 126.4 कितना, माइनस 126.4, जब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो इस प्रकार से आपके क्या हो गए, कॉलराउस की सहायता से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दिए गए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो है मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज जो है आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन जो है वह समाप्त होता है। अगले क्लास में या अगले दिन आपकी कोई नई चैप्टर या नए आपके जो हैं चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आपके फर्स्ट पेपर से ही पढ़ाया जाएगा। दैट्स ऑल।